हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार उषा राजे सक्सेना की लिखी हुई कहानी मजहब। उषा राजे सक्सेना यूनाइटेड किंगडम में बसी भारतीय मूल की लेखक हैं। वे भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रोज की तरह उस दिन भी कंधे पर कुछ बड़ा सा काले रंग का बैग लटकाए जूही शर्मा तेज कदमों से चलते हुए तकरीबन भाग सी रही थी। तभी किसी ने उसे पुकारा, सुनिए। पिछले 5 सालों से मिचम में रह रही जूही ने सोचा, आज तक इस तरह उसे उसकी अपनी ज़ुबान में किसी ने नहीं पुकारा, फिर पुकारता भी कैसे। अभी कुछ साल पहले तक सरे का ये इलाका मिचम कंट्री साइड अंग्रेज़ों का रिहायशी इलाका हुआ करता था। यहाँ सिर्फ गोरे रहते थे, क्योंकि इस छोटे से कस्बे में किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी। कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बड़ा बाज़ार नहीं था, कोई बड़ा दफ्तर नहीं था, कोई एयरपोर्ट नहीं था जो किसी इमिग्रेंट परिवार को आकर्षित करे। और ये आवाज़, ये पुकार, लगता है उसे गफलत में सुनाई दिया। कल अम्मा की चिट्ठी आई थी ना, बस रात वो बिना वीज़ा बिना टिकट एयरलाइन को चूना लगाते हुए फैजाबाद हो आई थी। लगता है सपने का खुमार अभी भी उस पर हावी है। शायद इसीलिए उसके कानों को ये पुकार सुनिए जैसा लगा होगा। परदेश में देश की याद भी तरह तरह से भरमाती है। यही सब सोचते हुए जूही ने पलट कर देखा। गंदुबी रंग पर बड़ी बड़ी शरबती आंखों वाली अनगढ़ पर जरा गुदाज बदन की 20-21 वर्ष की लड़की, हरे रंग की छींटदार सलवार कमीज में हैरान परेशान पर बेहद सुरीली आवाज़ और आत्मीय ढंग से उसे पुकार कर कह रही थी, देखिए, आप शायद यहीं कहीं रहती हैं। मैं रोज़ सुबह सुबह आपको इसी रास्ते पे आते जाते देखती हूँ। हफ्ता हुए पाकिस्तान के मीरपुर इलाके से हवाई जहाज़ में बैठकर यहाँ आई हूँ। उसने चेहरे पर गिर आए लटों को बेपरवाही से कानों के पीछे जल्दी से खोंचते हुए अपने घर के खुले दरवाजे पर नज़र रखते हुए कहा, मुझे इस मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बड़ी घबराहट होती है, कई बार दिल में हौल उठता है। जेबा का दिल तो घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरा खाविंद सुबह सुबह काम पर निकल जाता है, फिर रात देर में आता है। पास पड़ोस में भी अपना कोई नहीं रहता है जिससे 2 बातें करूं। सारा माहौल साएं साएं करता है। मीरपुर में तो खुले दरवाजे होते हैं, हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं। जेबा दिन भर ऐसे ही पास पड़ोस में खेलती रहती है। अब यहाँ वो उकता जाती है। जूही के पास समय नहीं था। इतनी सब बातें सुनने में उसके 3 मिनट खर्च हो गए। 8:30 पर उसे स्कूल पहुँचना है। क्या करे वो हैरान परेशान लड़की उसे बिल्कुल अपनी सी लगी। उसके बातचीत का सलीका, उसकी घबराहट, उसकी परेशानी, उसके होंठों के मुड़ने और सिकुड़ने का अंदाज़, उसकी आँखों की बेचैनी उसके मन के अंदर एक अजब से अपनत्व का भाव उत्पन्न कर रही थी। उसका मन किया वो ठहर कर उसकी बातें सुने, पर जल्दी है, आज उसकी प्लेग्राउंड ड्यूटी भी है। उसने लड़की की ओर देखा, लगा वो रात भर सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों में लाल डोरे उभर आए थे। शायद घर की याद आती रही होगी। पता नहीं किस किस को पीछे छोड़कर आई होगी। जूही के अंदर ममता ने हिलोरें ली। तभी खुले दरवाजे में अलसाई सी, अंगूठा चूसती, घुंघराले लंबे बालों वाली 4-4.5 साल की स्कूली उम्र की गोल मटोल पीले हरे सलवार कमीज में खड़ी बच्ची दिखी। फिर उसके पीछे एक और नन्हा मुन्ना गोल मटोल बच्चा खड़ा दिखाई दिया। जूही को बच्चे पसंद हैं, इसीलिए ही तो उसने रिसेप्शन क्लास का चार्ज लिया है, वरना उसकी योग्यता तो कॉलेज में पढ़ाने की है। जूही ने लड़की के चूड़ियों से भरे नर्म गुदाज हाथों पर हाथ रखते हुए उसकी तसल्ली के लिए कहा, देखो, इस समय मैं ज़रा जल्दी में हूँ। मुझे 8:30 बजे स्कूल पहुँचना है। मैं तकरीबन 4:30 बजे शाम को इधर से गुजरूँगी, तब तुमसे तफसील से बात करूँगी। तुम यहीं गेट पर मुझे मिलना, ठीक? ओह, तो आप उस्तानी हैं। जी, मेरा नाम सबीना है। आप मेरी ज़ेबा यानी तंजेब को भी स्कूल में दाखिल कर लें। आप उसे इल्म दें। मैं तो निरी जाहिल निपट गंवार हूँ, मुझे आपकी मेहर चाहिए। कहते हुए उसने बड़े अदब से सिर झुकाकर दुपट्टा संभालते हुए आदाब किया, तो कानों में पड़ी बड़ी बड़ी चांदी की बालियां उसके दुपट्टे से उलझ गईं। जूही हंस पड़ी उसके लुभावने अखलाक पर, उसके बच्चों जैसे प्यारे भोले व्यवहार पर। हाय अल्लाह,
कहते हुए घर के अंदर भागी। बड़ी वाली नटखट बच्ची शरारतन धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर नहीं जा रही थी कि उसने अपना दाहिना पैर दरवाजे और दहलीज के बीच में अड़ा दिया। हाय जेबा, तूने तो मुझे मरवा ही दिया होता। फिर उसने झपट कर उसे पीछे ठेलते हुए फर्श पर गिर पड़े बच्चे को गोद में उठाकर चूमा और जूही को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज किया। पर जूही तब तक गार्डन एवेन्यू में मुड़ चुकी थी। जूही का स्कूल यानी बीच होम प्राइमरी स्कूल गार्डन एवेन्यू के दूसरे मोड़ पर बीच और बर्च के खूबसूरत पेड़ों के बागीचे में बना हुआ था। स्कूल के प्लेग्राउंड में भी बहुत सारे चंदीले हरे और तांबाई रंग के बीज और बर्च के वृक्ष लगे हुए थे। बच्चे प्लेग्राउंड में हुल्लड़ मचाते हुए स्लाइड, खेलघर, झूले, सांप सीढ़ी, सी सौ और लकड़ी के बने दुर्ग में खेल रहे थे। कुछ बड़े बच्चे झुंड में खड़े कल टीवी पर देखे गए $6 मिलियन मैन के करतबों के बारे में आंखें मटका मटका कर बातें कर रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां बारबी डॉल और इनक्रेडिबल हल्क के चर्चे में मशगूल थे। हुड़दंगे और दादा किस्म के बच्चे जो किसी कमज़ोर बच्चे को छेड़ रहे थे, जूही को देखकर भोले भाले बन अन्य बच्चों को लाइन में खड़े होने की सलाह देने लगे। कई माँ बाप जूही को देखते ही उसे गुड मॉर्निंग करते हुए बच्चों को ग्राउंड में छोड़कर वापस जाने को मुड़े। सुबह के वक्त सभी जल्दी में होते हैं। अभी 8:27 हुए थे। वेल इन टाइम, सोचते हुए जूही ने माथे का पसीना टिश्यू से पोंछा और बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हुए पर्स से विसिल निकालकर गले में डाला। जुलाई का महीना था। सूरज की किरणें गर्मी फेंक रही थीं। ठीक 8:30 पर जूही ने विसिल बजा दी। सीटी बजाते ही सभी क्लास टीचर्स अपनी अपनी कक्षाओं को प्लेग्राउंड से आकर ले गईं। जूही अपने क्लास के साथ थोड़ी देर और प्लेग्राउंड में देर से आने वाले बच्चों के लिए खड़ी रही। इस बीच रिसेप्शन क्लास के बच्चे लाइन तोड़कर उसके चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हो गए। कई बच्चे उसके हाथ, पर्स, विसिल और कपड़ों आदि को छूकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। बच्चे अपने मन की बातें उसे बताने को अधीर हो रहे थे। जूही सोच रही थी, आजकल माँ बाप अपने कैरियर बनाने में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनके पास इन नन्हे मुन्नों की बातें सुनने का समय ही नहीं होता। बच्चों के प्रति अपनी सारी जिम्मेवारी वे स्टेट के ऊपर छोड़कर खुद अपने व्यक्तिगत रुचियों और विकास के होड़ में लग जाते हैं। खास तौर पर 50वीं और 6वीं दशक में जन्मे माता पिता सिर्फ बच्चे पैदा करने का शौक़ रखते हैं। बच्चों के प्रति उनका कुछ उत्तरदायित्व भी है, वो नहीं जानते। वास्तव में ये सब वेलफेयर स्टेट की करामात है। देखा जाए तो आजकल स्कूल टीचर्स आधी सोशल वर्कर और नर्स होती जा रही हैं। यूँ जूही को बच्चे पसंद हैं, इसीलिए वो रिसेप्शन क्लास लेती है, वरना डिप्टी हेड होने के नाते उसे ऊंची कक्षा के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो बच्चों को लेकर कक्षा में आई। एक नज़र उसने कक्षा के लेआउट पर डाली, फिर संतुष्टि के साथ अपनी उस नन्ही सी कुर्सी पर जा बैठी जिस पर बैठकर वो रोज़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन लिया करती है। रोज़ की तरह कल शाम भी वो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक क्लास को आयोजित करके घर गई थी। सैंड टेबल, वाटर ट्रे, पेंटिंग, ईजल, जंक मॉडलिंग, कटिंग पेस्टिंग, नंबर और रीडिंग टेबल सब बच्चों के आवश्यकता अनुसार तैयार थे। उसने संतोष से आंखें उठाकर एक बार फिर पूरे क्लास का निरीक्षण किया। बच्चे कक्षा में आते ही स्टोरी कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन के लिए बैठ गए। जूही नाम पुकारते हुए बच्चों के चेहरे और उनके उत्तर देने के अंदाज से उनके मूड का अंदाज़ा लगाती जा रही थी। उसके पांचों इंद्रियां वर्तमान वस्तु स्थिति के मूल्यांकन में लिप्त हो गए। फिर भी इन तमाम व्यस्तता के बीच भी वो सुबह दरवाजे पर खड़ी नटखट शरबती आंखों वाली नन्ही सी गोल मटोल नटखट जेबा को भूल नहीं पाई। इस छोटे से शहर मिचम में जब भी कोई बच्चे वाला नया परिवार आता है तो स्कूल की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। कानूनन स्कूली उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्कूल में फ़ौरन हो जाना चाहिए। जेबा अभी प्री स्कूल एज की है, इसलिए उसे रिसेप्शन क्लास में डाला जाएगा। अतः उसने आज ही बच्चों को जेबा का परिचय एक कहानी की तरह देना उचित समझा। वैसे भी आम तौर पर वो दिन का आरंभ किसी न किसी कहानी से शुरू करती है, क्योंकि दिन का सारा कार्यक्रम उसी कहानी के इर्द गिर्द बुना जाता है। आज का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए उसने जेबा की कहानी सुनाई, जिसका रंग सूरज की गर्मी से पका हुआ सुनहरा था, जो कोई और भाषा बोलती थी, जो और किसी और तरह के कपड़े पहनती थी, जो किसी और तरह के खाने खाती थी, जो किसी और देश से आई थी।
उसने बच्चों को उस गंदुबी रंग की अर्थात गेहूं रंग की लड़की की काल्पनिक तस्वीर ईजल पर बनाकर दिखाई, जिसके लंबे घुंघराले बाल उसके घुटनों को छूते थे, जिसकी आंखें शरबती रंग की थीं। बच्चों को कहानी खूब पसंद आई। उन्हें जेवा परिदेश से आई लगी। चूंकि पहले मिचम एक छोटा सा गांव हुआ करता था, अतः अधिकांश बच्चों का संपर्क अभी तक एशियन और अफ्रीकन बच्चों से नहीं हुआ था। बच्चे जूही के सांवले रंगत से ही हमेशा चकित रहते थे। वे अक्सर उससे पूछते, मिस, सी साइड से आने के थोड़े ही दिनों बाद हमारी टैनिंग अर्थात धूप से सांवली पड़ गई रंगत उतर जाती है, पर आप हमेशा कैसे इतनी टैंड रहती हैं? बच्चों को पिगमेंट अर्थात रंग ग्रंथि आदि जैसी बारीकियां समझ नहीं आती। वो मुस्कुराकर उन्हें कुदरत की देन के बारे में बताती, अपने देश हिंदुस्तान के बारे में बताती, जहाँ लोग सुनहरे और सांवले रंग के होते हैं। बच्चे उसे हैरत से देखते। लंच ब्रेक पर जब वो स्टाफ रूम में पहुंची तो वहाँ भी पार्क एवेन्यू में आए इस नए परिवार की ही चर्चा हो रही थी। जूही के स्टाफ रूम में प्रवेश करते ही हेड मिस्ट्रेस जिलियन डेविस ने उससे पूछा, जूही, क्या तुम पार्क एवेन्यू में आए उस इंडियन परिवार के बारे में जानती हो जो पिछले हफ्ते मिसेस कुक के पड़ोस में आया है? जूही ने फ्रिज में से अपना लंच निकालते हुए कहा, निसंदेह जिलियन, इसीलिए तो आज मुझे स्कूल आने में कुछ देरी हो गई। उसी परिवार के बारे में मैं तुमसे कुछ विचार विमर्श करना चाहती थी, पर तुम्हें तो पहले ही उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया। वास्तव में आज सुबह उसी महिला ने मेरा रास्ता रोक लिया था। वो लोग इंडिया के नहीं वरन पाकिस्तान के किसी बहुत छोटे से गांव के रहने वाले हैं। घर में 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की 4-4.5 साल की है, दूसरा भी छोटा है। वो लोग उर्दू बोलते हैं। उन्हें ना तो यहाँ के रीति रिवाज पता है ना भाषा। ओह गॉड, फिर तो बच्ची को स्कूल में बहुत दिक्कत होगी। पता नहीं उसके आने पर बच्चे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर बच्ची शर्मीली हुई तब तो और समस्या होगी। यूँ वो नन्ही बच्ची तो तुम्हारी रिसेप्शन क्लास में आएगी। क्या तुम उसकी ज़बान समझ सकती हो? अन्यथा हमें हेडक्वार्टर से विशेष सहायता लेनी होगी। जूही ने मुस्कुराते हुए जिलियन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, जिलियन, चिंता की कोई बात नहीं, मैं उनकी भाषा बोल सकती हूँ। बोलचाल की भाषा हमारी एक ही है। हिंदी और उर्दू बोलचाल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, पर उर्दू लिपि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। वो अरबी लिपि की तरह दाहिनी ओर से लिखी जाती है। इतना सब कुछ जूही ने सिर्फ जिलियन को आश्वस्त करने के लिए कहा। वैसे भी हम पड़ोसी देश के हैं, फिर भी हमारे विचारों और सोच में काफ़ी अंतर है। वास्तव में पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही एक हिस्सा था। भारत की स्वतंत्रता के समय देश का बंटवारा हुआ था, पर वो सब राजनीतिक बातें हैं। अब सारे अर्थ बदल गए हैं। जूही को उसका पूर्वाग्रह घेरने लगा तो उसने चुप हो जाना ही ठीक समझा। ओह, फिर तो ठीक है, हमारी चिंता दूर हुई। वैसे भी बच्चे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। मुश्किल तो हम बड़ों के साथ है। हम लोग ही पूर्वाग्रह से घिरे होते हैं। तुम अगले सप्ताह गर्मियों की छुट्टियों से पहले मार्गरेट के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कूल रूल्स, छुट्टियों के डेट्स, स्कूल यूनिफॉर्म, सिलेबस आदि की कॉपी उन्हें दे देना और मार्गरेट से उनका परिचय भी करा देना। मार्गरेट, स्कूल सेक्रेटरी, जो वहीं पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी, कुछ नर्वस सी हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं जिलियन, मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती है। मैं भला जाकर क्या करूँगी? जूही उनसे सारी बात कर लेगी। उस पाकिस्तानी या जो कुछ भी है उस लड़की को उसके ही क्लास में ही तो आना है। फिर जूही उन्हें जानती भी है। मुझे घबराहट हो रही है। मैं तो उनके तौर तरीक़ों से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। बाकी का लंच करता स्टाफ कानाफूसी करते हुए जूही, जेनिफर और मार्गरेट की बातों का मज़ा उठा रहे थे। जूही को याद आया पहले दिन जब वो साड़ी पहने स्टाफ रूम में आई थी, जेनिफर स्टाफ से उसका परिचय करा रही थी। उस दिन भी स्टाफ की यही प्रतिक्रिया थी। उसकी नियुक्ति से कुछ लोग नर्वस थे, कुछ नाखुश और कुछ लोग प्रसन्न थे। सबके अपने अपने कारण थे। शुरू के दिनों में कुछ लोग उसे विशेष सहयोग देते और कुछ लोग उसको असफल बनाने के प्रयास में लगे रहते। जेनिफर कुशल प्रबंधक थी। वो अपने स्टाफ की मनोवृत्ति से परिचित थी, अतः वो जूही के लिए सदा सावधान रही। जूही ने अपनी योग्यता, हाजिर जवाबी, हंसमुख स्वभाव और अच्छे संस्कारों से धीरे धीरे सबसे तालमेल बैठा लिया, और जब उसका नाम डिप्टी हेड के लिए प्रस्तावित हुआ तो किसी ने अड़ंगा नहीं लगाया, क्योंकि तब तक वो हर तरह से उस पद के लिए अपने आप को योग्य साबित कर चुकी थी। ऑल व्हाट,
स्कूल में एक काले नस्ल की टीचर डिप्टी हेड की हैसियत से काम कर रही हो, ये बात दकियानूस लोगों की समझ में अभी भी नहीं आती। और अब उसी स्कूल में एक काले नस्ल की बच्ची पढ़ने आ रही है, और वो भी एक निरक्षर परिवार से, तो हलचल तो होगा ही, उसने सोचा। मोहल्ले के सभी लोग इस नए परिवार के अपरिचित विदेश भदेश पने से घबरा कर नर्वस हो रहे थे। जिलियन ने उसी समय स्कूल से अगले स्टाफ मीटिंग के लिए एशियन कल्चर, परिवार, रहन सहन और भाषा आदि पर एक परिचयात्मक इनसेट अर्थात इन सर्विस ट्रेनिंग अभिभावकों और शिक्षकों आदि के लिए तैयार करने के लिए कहा। मिचम इनर लंदन से जुड़ने जा रहा है। साथ ही चॉकलेट और केक आदि बनाने की एक मल्टीनेशनल फैक्ट्री भी मिचम में लगने जा रही है। मिचम जल्दी ही एक बहुसांस्कृतिक शहर बनेगा। ऑफिस से संदेश भी आ चुका था। स्टाफ और बच्चों के अभिभावकों को इसके लिए तैयार करना होगा, तभी मिचम का सामाजिक परिवेश संतुलित रह पाएगा। सोचते हुए जिलियन ने अपना लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए जूही से कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ मुझे भी पता चला है। ये लोग टोनी के पड़ोस में आए हैं। टोनी की माँ मिसेस पियर्सन बता रही थी। इस परिवार को यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं पता हैं। वो लोग घर का कूड़ा अपने बैक गार्डन में फेंकते हैं और गार्डन की घास जंगली हो रही है। गंदे दूध के बोतलों का ढेर घर के बाहर लगा हुआ है। पास पड़ोस के लोग भिन्ना रहे हैं, पर तुम्हें तो मिसेस पियर्सन के स्वभाव का पता ही है। वो या तो किसी को आसमान पर चढ़ा देती है या पाताल में ढकेल देती है। जूही खुसफुसाते स्टाफ की ओर देखकर हंसते हुए बोली, जिलियन, हर जगह कुछ ऐसे नर्वस और असुरक्षित लोग होते हैं जो किसी भी बदलाव पर बौखला जाते हैं, पर अगर ऐसे लोग दुनिया में ना हों तो ये संसार बिल्कुल नीरस हो जाएगा। टोनी की माँ सोसाइटी आंटी हैं। पड़ोस में कोई आए और वो उसे पूरे मोहल्ले का कच्चा चिट्ठा न बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबीना यूं ही डरी और घबराई हुई थी। जब उसने टोनी की माँ एक अंग्रेज़ औरत को बिला वजह अपने घर की तरफ आते देखा तो वो डर और घबराहट से बच्चों सहित धड़कते दिल को संभालते हुए घर के अंदर जा बैठी। टोनी की माँ ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, अतः वो सबसे उस परिवार की बेवकूफ़ियों और गंवारपने की बातें हाथ और आंख मटका मटका कर बताती फिर रही थी। शाम को घर लौटते समय सबीना और जेबा दोनों ने जूही को घेर लिया। सबीना इसरार करके उसे घर के अंदर ले गई और चाट पकौड़े खिलाकर उसका स्वागत करते हुए उसे देर तक अपनी तमाम परेशानियों और जाति मसलों से वाकिफ कराती रही। साथ ही इतनी सी देर में उसने जूही से आपा का रिश्ता भी जोड़ लिया, जो जूही को अच्छा लगा। उसने सोचा, इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे पुरसुकून और निर्दोष रिश्ता है तो वो है प्यार का रिश्ता, और ये रिश्ता पल भर में कायम हो जाता है। इसके अलावा दुनिया में और ना तो कोई दीन है ना मज़हब। 2-3 मुलाकातों के बाद ही सबीना ने उसे बताया, उसका मियाँ ज़फ़र तकरीबन उससे 15 साल बड़ा है। वो विम्बलडन पार्क के मस्जिद में नमाज पढ़वाने का काम करता है। पैसे कुछ खास नहीं मिलते हैं, पर गुजर हो रही है। जूही भी सबीना को ब्रिटेन के रहन सहन के बारे में मोटी मोटी ज़रूरी बातें बीच बीच में बताती रही। यूँ भी जूही सबीना के विचारों, उसकी मानसिकता और उसके परिवेश को अच्छी तरह जान और समझ लेना चाहती थी, ताकि ज़ेबा जब स्कूल आए तो वो उसे अच्छी तरह स्कूल के परिवेश में शामिल कर सके। सबीना से बातें करते हुए जूही को शुरू शुरू में अपने वे पुराने दिन याद आए, जब उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। इंटरव्यू से पहले जब जिलियन उसे स्कूल दिखा रही थी तो उसने नोट किया कि बच्चे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वो बच्चों के बीच बैठ गई और क्लास में हो रही एक्टिविटीज़ में शामिल हो गई। बस वही उसका इंटरव्यू हो गया और उसी समय उसकी नियुक्ति हो गई। कई दिनों तक तो उसे यकीन ही नहीं आया कि उसे लंदन के स्कूल में बिना किसी रिग्मा रोल, बिना किसी सिफारिश की नौकरी मिल गई। बस बच्चों ने उसे पसंद कर लिया और जिलियन ने पल भर में उसके विशेष शिक्षण संभावनाओं को पहचान उसी क्षण उसे अपने स्कूल में नियुक्ति कर लिया। जब फिर उसने क्लास लेना शुरू किया तो उसे पता चला कि यहाँ की शिक्षा पद्धति तो बिल्कुल अलग किस्म की है। शुरू में वो अपने आप को अन्य अंग्रेज शिक्षकों के मुकाबले कई मायनों में बेहद कमज़ोर पाती थी, क्योंकि उसे अंग्रेजी बाल साहित्य, धार्मिक त्यौहार, उत्सव आदि मनाने के उनके तरीक़ों के साथ उनके देश की वनस्पति, मौसम, रोज़मर्रा के जीवन, सदियों पुरानी सभ्यता से जुड़ी विशेष भोजन, जीवन वरण के अवसर आदि संस्कारों और रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था।
धीरे धीरे उसने अपनी कमियों पर विजय पाने के लिए शाम को वयस्क शिक्षा की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने जल्दी ही अंग्रेजी सभ्यता, शिक्षण पद्धति और उसके दिन प्रतिदिन की सोच और रहन सहन की बारीकियों पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इधर शाम को घर जाते समय अक्सर सबीना उसे पकड़ लेती थी। एक दिन उसने जूही को बताया, जफ़र गोरों से सख्त नफरत करता है। उसने उसे सख्त हिदायत दे रखी है कि वो गोरों से बिल्कुल दुआ सलाम ना करे। गोरे अल्लाह के बंदे नहीं हैं और ना ही उनका कोई दीन है। जूही उसकी अनगढ़, बेबाक और भूली बातों की गहराई और उसके संदर्भ को समझते हुए बस हाँ हूँ करती सुनती रहती। ये कमसिन लड़की तो बिल्कुल ही किसी ठेठ गांव से उठाकर यहाँ लाई गई है। इससे दुनिया जहान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, अतः वो उसकी किसी भी बात पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। बातों ही बातों में एक दिन सबीना ने उसे कुछ शर्माते हुए बताया कि वो फिर पेट से है। वो कुछ दुखी और परेशान सी बोली। पहले ही जेबा और अल्ताफ उससे नहीं संभलते, अब ये और मुसीबत। उसका मन न होने पर भी जफ़र उससे ज़बरदस्ती कर डालता है और फिर ये जेबा दिनों दिन और शरारती होती जा रही है। अल्ताफ़ को बिला वजह तंग करती रहती है, ना तो खुद सोती है और ना किसी को सोने देती है। सुबह सवेरे उठ बैठती है, हर वक्त बाहर जाने की जिद करती है। जफ़र घर की औरतों के बाहर जाने के बिल्कुल खिलाफ है। उसका गुस्सा बेहद तेज़ है। कहता है अगर उसने बाहर पैर निकाला तो वो उसे मीरपुर भेज देगा। कहते कहते वो घबरा उठी और उसकी आंखों में आंसू झलक उठे। ऐसे ही एक दिन सबीना ने जूही से कहा, आपा अगर आप जेबा को अपने स्कूल में दाखिल कर लें तो मेरी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम फीस नहीं दे पाएंगे। आप जेबा की फ़ीस अगर माफ़ कर दें तो हम पर बड़ा एहसान होगा। जूही ने सोचा ये अच्छा हुआ, सबीना ने खुद जेबा की पढ़ाई की बात उठाई है, अब वो इस विषय पर उससे खुलकर बात कर सकती है। उसने सबीना से कहा, हाँ सबीना, कई दिनों से मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि इस देश में 5 साल से ऊपर के बच्चों को घर में रखना गैरकानूनी है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सज़ा मिलती है और बच्चे को पुलिस ले जाती है और फिर सोशल वर्कर उनकी देखभाल करती हैं। बच्चे को वापस लेने के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। जेबा अभी 5 की नहीं हुई है, इसलिए अभी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाय रब्बा, अच्छा हुआ आपा आपने मुझे पहले बता दिया, वरना तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। कहते हुए उसने जेबा को अपने सीने से लगा लिया। जूही ने उसे समझाया, देखो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। कल शाम मैं स्कूल सेक्रेटरी के साथ तुम्हें सब ज़रूरी कागजात दे जाऊंगी और साथ ही उनके बाबत तफसील से बता भी दूंगी। हमारा स्कूल सरकारी है और इसमें बच्चों की कोई फ़ीस नहीं लगती, बल्कि बच्चों को स्कूल में किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, दूध और खाना मुफ्त में मिलता है। अगर माँ बाप की तनख्वाहें कम हैं तो बच्चों को कपड़ों और जूतों के लिए भी मदद मिलती है। अल्लाह, ये तो और अच्छी बात है आपा। आप मेहरबानी करके जेबा का नाम अपने स्कूल में लिखा दीजिए, मैं ज़फ़र को मना लूँगी। एक बात और है आपा, ज़फ़र को भी अंग्रेज़ी नहीं आती, वो फार्म कैसे भरेगा? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। फार्म लेकर तुम लोग अगले हफ्ते स्कूल आ जाना। अगर मैं खाली रही तो तुम लोग का फार्म वगैरह भरवा दूंगी, वरना एजुकेशन ऑफिस में मिसेस पटेल को बुला लेंगे, उन्हें हिंदी आती है। तुम्हें जेबा के साथ आकर स्कूल भी देखना होगा और जानना होगा कि यहाँ स्कूलों में पढ़ाई वगैरह कैसे होती है। हाय बाजी, मैं उन औरतों की ज़ुबान कैसे समझूंगी? ज़बर तो वैसे भी घर में नहीं होगा। देखो मिसेस पटेल वहाँ होंगी, वो तुम्हें हिंदी में सब कुछ समझा देंगी। पर आपा, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती। वो हैरान परेशान सी दुपट्टे से माथा सहलाते हुए बोली। सबीना, तुम्हें हिंदी नहीं आती? क्या कह रही हो? मैं तुमसे हिंदी में ही तो बोल रही हूँ। जूही उसके मासूमियत और नासमझी पर मुस्कुरा कर बोली। नहीं आपा, आप तो उर्दू बोल रही हैं। सबीना ने चकित होकर कहा। नहीं सबीना, मैं तुमसे हिंदी में ही बात कर रही हूँ। बस वो हम दोनों के नज़रिए का फ़र्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तुम दोनों औरतें हैं। तुम पाकिस्तान की हो और मैं हिंदुस्तान की। अल्लाह, क्या आप सच कह रही हैं आपा? हाँ सबीना, ये सच है। हम दोनों संस्कृत और फ़ारसी से निकली भाषा बोलते हैं, पर हम लिखते ज़रूर उर्दू कायदा या हिंदी वर्णमाला में, जिसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगले हफ्ते सबीना और जेबा के साथ ज़फ़र भी स्कूल आया। जेबा को दूध, लंच, किताब, कपड़े और फीस वगैरह मुफ्त में मिलेगा, इस बारे में वो पूरी तरह से मुतमईन हो जाना चाहता था।
गर्मी की छुट्टियों के बाद ऑटम टर्म में जेबा स्कूल आने लगी। जेबा बड़ी दिलचस्प, भोली, निर्भीक और खूबसूरत बच्ची थी। पहले ही दिन जब वो स्कूल आई तो हर किसी ने उसे हसरत और प्यार से देखा। वो स्कूल आते ही हर किसी से अपने नन्हे नन्हे खूबसूरत हाथ और बड़ी बड़ी शरबती आंखें मटकाती नचाती बड़े दिलकश अंदाज में धड़ल्ले से उर्दू में बातें करती। उसे ये समझ नहीं थी कि उसकी भाषा कोई समझ नहीं रहा है। वो इतनी भोली और दिलचस्प थी कि बस लोग मुस्कुराकर, सिर हिलाकर, आंखें इधर उधर नचा घुमाकर, अंदाज से उसकी बातें समझकर उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते। जेबा क्लास की हर चीज़ बड़े ध्यान से देखती, छूती और उसके इस्तेमाल करने के तरीके जानने समझने की कोशिश करती। दोस्ती करने के उसके तरीके बड़े दिलकश और प्यारे थे। अगर कभी कोई बच्चा उसी खिलौनों से खेलना चाहता जिससे वो खेल रही होती तो वो उसे बिना ना नुकुर के वो खिलौना देकर खुद किसी और चीज़ से खेलने लग जाती। उसके लंबे बालों और शरबती आंखों के जादू में बंधे क्लास के तमाम अंग्रेज बच्चे चकित उसका चेहरा देखते रहते। वो जो कुछ बोलती उसे वे उसकी तोतली जुबान समझते और उसे बच्चा समझकर उसकी सारी मंशाएं पूरी कर देते। उधर जेबा समझती उसके क्लास के सारे बच्चे अल्ताफ जैसे हैं, वे उसी की तरह फशा फशा और गागा करते हैं। पर एक दो दिन में ही जेबा को समझ आ गया कि ये बच्चे फंशा फशा नहीं करते बल्कि एक नई ज़ुबान बोलते हैं जिसे अंग्रेज़ी कहते हैं। जेबा ने घर जाने से पहले एक दिन जूही से पूछा, मिस शामा, आपको गोरों की ज़ुबान कैसे आती है? आप तो हमारे मुल्क की हैं। जूही ने हंसते हुए जेबा को दाहिने हाथ से घेरे में लपेटते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी जैसी छोटी थी तो रोज़ स्कूल जाती थी, किताबें पढ़ती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, टीवी देखती थी। बस ऐसे ही उनके साथ खेलते खेलते आ गई अंग्रेजी। अगर मैं रोज़ स्कूल आऊँ और बच्चों के साथ खेलूँ तो मुझे भी अंग्रेजी आ जाएगी। और क्या, अपने आप धीरे धीरे आ जाती है अंग्रेजी। और तुम्हें तो अंग्रेजी आनी शुरू हो गई है, अभी तो तुम कह रही थी। माई बुक 3 बेयर्स, मिस शामा। अरे हाँ, यही तो कहा था मैंने, वो खुशी से चिल्लाई। और क्या, अंग्रेजी कहीं बाहर से थोड़ी ना आती है, दोस्तों के साथ खेलने से आती है। और वो जूही से इस तरह लिपटी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट जाए। बस जेबा और जूही के बीच एक पुरसुकून रिश्ता कायम हो गया। जूही जेबा की दोस्त बन गई। कई बार जेबा अपने हिस्से की सिवैयाँ और शीरनी सबीना से छिपाकर चंदीले फॉयल में लपेट कर लाती। सबीना उसे देखकर मुस्कुराती और चुपचाप जूही के कान में कहती, आपा आज फिर आपको अपनी जूठन खिलाने को लाई है। और वो चुपचाप उसकी मेज की दराज में एक छोटा सा कटोरदान जेबा की नज़र बचाकर रख देती। जूही माँ बेटी दोनों के प्यार से खुद को खुशकिस्मत समझती। जेबा में ग्रंथहीन संतुलन था। वो जल्दी ही कोड मिक्सिंग करने लगी। शुरू में वो उर्दू के बीच अंग्रेजी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करने लगी, और फिर जब अंग्रेजी के वाक्य बनाने आ गए तो उसमें उर्दू के शब्दों को धड़ल्ले से जोड़ देती। उसे बच्चों को अपनी बात समझाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। बच्चों को भी जेबा बेहद पसंद थी, इसलिए वे उसके हाव भाव से उसकी बातें समझ जाते। 6 महीने में ही जेबा रोज़मर्रा वाली अंग्रेजी बोलने लगी थी। कई बार जब जूही किसी और काम में व्यस्त होती तो जेबा अक्सर उसकी कुर्सी पर बैठ ठीक उसकी ही तरह बच्चों से बातें करती या कॉपी लेकर बच्चों का रोजनामचा भरने का नाटक करती। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि बच्चे भी उसकी बात वैसे ही मानने का नाटक करते जैसे वो जूही की बातें मानते। जेबा की आवाज़ बेहद सुरीली थी। वो अक्सर खिलौने वाला गिटार बजा बजाकर हिंदी अंग्रेजी गाने गाती और बच्चे तन्मय हो उसका गीत सुनते। वास्तव में नन्ही जेबा का व्यक्तित्व जादुई था। वो अक्सर प्ले हाउस में अन्य बच्चों, गुड़ियों, टेडी बियर आदि के साथ मम्मी डैडी का रोल प्ले बड़ी खूबसूरती के साथ करती। उसकी प्रगति देखकर जूही को एक अजब सी खुशी होती। साल के अंतिम दिन जेबा ने पूरे स्कूल के सामने 3 बेयर्स और गोल्डी लॉक्स की कहानी का नाटक अपने दोस्तों के साथ खेला, जिसकी सबने जी भर तारीफ की। गर्मियों की छुट्टियां आ गईं। जूही अपनी बहन के पास स्कॉटलैंड चली गई। ऑटम टर्म यानी सितंबर में जब वो स्कूल लौटी तो पाया जेबा ने अच्छी खासी लंबाई खींच ली है। धूप में खेलने से उसका रंग कुछ सांवला हो गया है। उसके बहुत सारे परिचित दोस्त बन गए थे और वो स्कूल के परिवेश से पूरी तरह परिचित हो गई थी। उसे खुशो खुर्रम होना चाहिए था, पर उसके मिजाज में तुलसी और जबान में कड़वाहट आ गई थी। चेहरे और आंखों में अजब सी उदासी छा गई थी।
लगता था जैसे उसके मन का उत्साह दब गया हो। सबीना तकरीबन पूरे दिन से थी। वो अब जरा बाहर कम ही निकलती थी। जूही की अपनी व्यस्तता काफ़ी बढ़ गई थी। वो भी सबीना से मिलने नहीं जा सकी जो वो पता लगा सके कि जेबा में बदलाव क्यों आया है। जेबा को नई टीचर मिस स्मिथ अक्सर स्टाफ रूम में जेबा और कुछ और बदमिजाज बच्चों को लेकर भुनभुनाती रहती। इधर जेबा प्लेग्राउंड में खासी उद्दंड होती जा रही थी। उसका मिजाज बिगड़ा हुआ था। वो अनायास ही अपने साथियों से लड़ झगड़ पड़ती। और तो और कभी कभी वो उन्हें शिट, यू गोरा गेट लॉस्ट या आई डोंट केयर अहुड यू बास्टर्ड जैसे वाक्य प्लेग्राउंड में जब तब उछाला करती। उसके अशोभनीय शब्दावलियों के लिए उसकी क्लास टीचर ने एक दो बार उसे ग्राउंड भी किया। जब तब उसकी शिकायतें जूही के पास भी आने लगीं। जूही और मिस स्मिथ जेबा के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करती, पर जेबा उन्हें कोई सहयोग नहीं देती। कभी कभी जूही को लगता शायद वो इस तरह अपने साथियों के बीच खुद को असर्ट करती है। शायद ये उसके जीवन का एक दौर है जो धीरे धीरे गुजर जाएगा। कभी कभी जूही को लगता दोहरी संस्कृति का दबाव जेबा को कंफ्यूज कर रहा है। वो तनाव में है। घर और बाहर के दो मुँहे परिवेश से वो तालमेल नहीं बैठा पा रही है, इसलिए विद्रोह पर उतर आई है। उसने नोट किया पिछले काफ़ी दिनों से वो जूही को भी नज़रअंदाज कर रही है। कई बार वो जूही को देखते ही कन्नी काट कर निकल जाती। जूही अपनी व्यस्तता में सबीना से मुलाकात का समय भी नहीं निकाल पा रही थी। यूँ भी अब जेबा के शिक्षण और विकास का दायित्व तो उसकी नई टीचर मिस स्मिथ पर था। अतः उसने जेबा को ज़्यादा तवज्जो देना बंद कर दिया। धीरे धीरे जेबा का सकारात्मक व्यक्तित्व नकारात्मक लक्षण प्रदर्शित करने लगा। एक दिन लंच टाइम में जेबा डिनर लेडी से उलझ पड़ी। क्रोध से उसका चेहरा लाल था। डिनर लेडी उसे बार बार पुचकारती हुई ममता भरे स्वर में उससे मनुहार करते हुए कह रही थी, जेबा आज तो तुमने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा लो। और जेबा बार बार प्लेट हटा रही थी। अंत में जेबा खाना छोड़कर यू शिट कहते हुए खेल के मैदान में भाग गई। भौचक डिनर लेडी को उसका व्यवहार बहुत अटपटा और नागवार लगा। उसने लंच के बाद अन्य बच्चों के व्यवहार की रिपोर्ट देते हुए कहा, जेबा रहमान पिछले कई दिनों से खाना खाने से इनकार कर रही है। या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ कुंठाएं उत्पन्न हो रही हैं। वो स्कूल में गाली गलौज की असभ्य भाषा इस्तेमाल करती है। जेबा के बारे में इस तरह की रिपोर्ट कुछ अन्य टीचर्स, स्टाफ और बच्चों ने भी दिए थे। जूही ने जेबा की प्रगति शीट मंगाई। उसमें भी उतार परिलक्षित हो रहा था। अगले सप्ताह खुले सत्र की शाम थी। उसने सोचा संभवतः सबीना और जफ़र से उस दिन मुलाकात हो। उसने जेबा की रिपोर्ट उन बच्चों के साथ रखी जिनके माता पिता से उसको किन्हीं खास कारणों से विशेष बातचीत करनी थी। जेबा के माता पिता खुले सत्र की शाम स्कूल नहीं आए। उसने सोचा चलो घर की बात है, उनसे घर पर मिल लेगी और जेबा के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन के बारे में भी बातचीत कर लेगी। स्कूल के बाद जब वो घर जा रही थी तो सबीना बाहर गार्डन में सिर पर दुपट्टा बांधे कूड़े का बैग डस्टबिन में डालने जा रही थी। जूही ने उसे वहीं रोक कर कहा, सबीना मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। स्कूल में जेबा बहुत उत्तेजित रहती है। वो ज़िद्दी और शौक होती जा रही है। घर में सुकून तो है ना? इधर जेबा स्कूल से गैर हाजिर भी बहुत रहने लगी है। सबीना का चेहरा जो हंसी और मुस्कुराहटों से पुरजोर दमकता रहता था, उदास और गुमसुम सा लग रहा था। वो कुछ सूखी सी हंसी हंसकर पेट को दाहिने हाथ से सहलाते हुए दोनों हाथों से कमर को सहारा देते हुए बोली, घर में मेहमान आए हुए हैं। मेरी जचगी के वास्ते मीरपुर से फूफी यानी जफ़र की अम्मी आई हुई हैं। जेबा को मैं कुछ खास तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ। अक्सर दो चार थप्पड़ ज़रूर रसीद कर देती हूँ। घर में तरह तरह की बातें होती हैं जिसमें कई बार उसे शामिल किया जाता है। शायद इसी वजह से वो स्कूल में शौक और बदसलूक हो रही होगी। मुझसे भी वो हर समय तुर्की बतुर्की करती रहती है। जहाँ तक स्कूल से गैर हाजिर होने का ताल्लुक़ है, घर में किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती है, इसलिए उसे बातचीत करने के लिए अस्पताल वगैरह ले जाना होता है। और सबीना उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकी। उसके आंखों में आंसू छलक आए, जिसे छुपाने के लिए वो जल्दी से पलटकर घर के अंदर चली गई। ऊपर खिड़की से फूफी का दुपट्टा से ढका चेहरा झांक रहा था। जूही को काफ़ी कुछ बातें समझ में आ गईं। लंदन का उन्मुक्त वातावरण फूफी को दोज़ख की तरह लगता। घर का सहज सरल परिवेश उन्हें रास नहीं आ रहा था।
अब घर सबीना का नहीं रहा, वो सियासती बातों का अड्डा बनता जा रहा था। हंसते खेलते घर की बनावट में फेर बदल शुरू हो गए। कुछ ही दिनों बाद अचानक जेबा सिर पर हिजाब बांध कर स्कूल आने लगी और फिर एक दिन उसने अपने टीचर से कहा वो लंच के लिए घर जाया करेगी। स्कूल का खाना हलाल नहीं होता है। स्कूल के बच्चे और तमाम स्टाफ जेबा के बदलते हुए रूप और चलन को कौतुक से देखते, मानो वो कोई और जेबा है जिसे वो नहीं जानते। जेबा की शब्दावली तो यूं भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अब अपनी बात समझाने के लिए उसके पास शब्दों के ढेर थे। एक दिन जेबा सीधी जेनिफर के ऑफिस पहुंच गई और उससे बोली, मिस, मैंने रोज़े रखे हैं। दोपहर की नमाज के लिए मुझे एक महफूज जगह चाहिए जहां मैं और मेरे मुसलमान साथी जा नमाज बचा कर नमाज पढ़ सकें। जेनिफर भी देख रही थी। ब्रिटेन धीरे धीरे एक बहुसंस्कृति का केंद्र बनता जा रहा है। मिचम में चॉकलेट फैक्ट्री खुल जाने की वजह से कई एशियन और अफ्रीकन परिवार आ चुके थे। स्कूल की बुनावट भी उसी हिसाब से बदल रही थी। ऑफिस से बहुसंस्कृति की शिक्षा पर कई सरकारी सर्कुलर आ चुके थे। बहुसंस्कृति को लेकर तेजी से इंसेट और कॉन्फ्रेंस आदि हो रहे हैं। दिवाली और ईद की छुट्टियां सैंक्शन हो चुकी थीं। जेबा और अन्य मुस्लिम बच्चों को संगीत के कमरे में नमाज पढ़ने की सुविधा दे दी गई। एथनिक बच्चों के भोजन का भी विशेष प्रबंध होने लगा। स्कूल असेंबली का भी रूप बदला। असेंबली में अक्सर एथनिक त्योहारों की चर्चा होने लगी। अंग्रेज इतने प्रगतिशील होंगे, जूही को भी कभी कभी आश्चर्य होता। बारों के मल्टीकल्चरल डिक्लेयर हो जाने से जूही की व्यस्तता बढ़ गई। अक्सर उसे अन्य स्कूलों में इंसेट देने जाना पड़ता था, अतः अब वो अधिकतर क्लास न लेकर प्रबंधन कार्य करने लगी। उस दिन जेबा को प्लेग्राउंड में यू ब्लडी फकिन गोरा कहने के लिए अगले 2 हफ्ते हॉल में बैठकर फटे किताबों को रिपेयर करके उन पर जिल्द चढ़ाने की सज़ा मिली थी। वो जूही की निगरानी में बैठी किताबों पर जिल्द चढ़ाने की सज़ा काट रही थी। जूही उस पर निगाह रखती हुई अगले इंसेट की तैयारी कर रही थी। अचानक जेबा ने हाथ में पकड़ी किताब को उसकी मेज पर रखते हुए कहा, मिस, एक बात बताएंगी, क्या आप मुसलमान हैं? जूही चकित सी जेबा का चेहरा देखती रही, फिर उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फिराते हुए उसे आश्वस्त करती हुई बोली, क्यों, क्या बात है जेबा? लगता है आजकल तुम काफ़ी परेशान हो। घर में सब ठीक तो है ना? बताइए ना मिस, आप मुसलमान हैं ना? जेबा ने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बालों को झटके से पीछे की ओर फेंका, फिर ठुनकते हुए जिद की, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम्हें इल्म देती हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मिस, मैं जानना चाहती हूँ आप मुसलमान हैं या हिंदू? आपको बताना ही होगा, उसने शब्दों को चबा चबा कर सख्ती से कहा। जूही ने जेबा के चेहरे को गहराई से पढ़ते हुए खुद को सहज बनाते हुए कहा, मैं हिंदू हूँ जेबा, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे हिंदू या मुसलमान होने से? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ और तुम्हारी अम्मी की आपा हूँ। सो तो है, जेबा ने कहा जरूर, पर जूही का उत्तर सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर सा गया। वो कुछ रुआसी सी बोली, मिस, हम लोग जल्दी ही पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। यहाँ स्कूलों में कुछ खास पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है ना। फिर ये गोरे बड़े बदमाश हैं, इनका कोई ईमान भी तो नहीं है। उस वक्त जूही ने आगे बात करना मुनासिब नहीं समझा। जेबा उसे कनखियों से देखती किताबों पर जिल्द चढ़ाने के काम में मशगूल होने का नाटक करती रही। जेबा के हाथ में बेहद सफाई थी, वो हर काम बड़े करीने से करती थी। जूही काफ़ी देर तक जेबा से हुई बातचीत के संदर्भ में उसके बदलते हुए तेवर और व्यवहार को समझने का प्रयास करती रही। उसका मन उद्वेलित हो उठा। फूफी सबीना की जचकी के लिए पाकिस्तान से आई थी। उसके आने से घर के सहज सरल व्यवहार और रहन सहन पर गहरा असर पड़ा था। सबीना ने उसे थोड़े ही शब्दों में काफ़ी कुछ बता दिया था। किशोरा अवस्था की ओर कदम बढ़ाती नासमझ बालिका जेबा फिरका परस्ती के शिकंजे में कसी जा रही थी। जूही का मन कसैला हो उठा। जीवन में पहली बार उसे ईयर पॉइजनिंग का अर्थ समझ में आया। भोली भाली जेबा नस्ली और मजहबी बातों का अर्थ और संदर्भ न समझते हुए भी उसके भंवर में फंसती जा रही थी। विष के बीज कितनी जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, वो जेबा के बदलते रवैये से समझ सकती थी। शाम को घर जाने से पहले जूही जेबा को टैकल करना चाह रही थी, पर जेबा अपने अपराध बोध के कारण उसे अनदेखा कर स्कूल बैग संभालती सिर पर हिजाब लगाए घर भाग गई। फूफी बाहर गेट पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी।
जूही हताश उसे फूफी के साथ घर जाते देखती रही। आजकल सबीना ज़ेबा को स्कूल से लेने नहीं आती है। जूही को याद आया, पहले ज़ेबा अक्सर लंच टाइम या घर जाने से पहले जूही के पास आ जाती थी और उसे बच्चों से सुने अपने नन्हे मुन्ने चुटकुले सुनाती। दोनों सहज ही साथ साथ हंसती और फिर यदि कभी सबीना उसे लेने नहीं आ पाती तो ज़ेबा उसके साथ ही घर चली जाती। रास्ते भर उसे अपने ढेरों समस्याएं बताती रहती। जूही भी बड़े ध्यान से उसकी नन्ही नन्ही समस्याओं को सुनती और उनके समाधान का प्रयास करती। इधर कई दिनों से ज़ेबा फिर स्कूल नहीं आई। मिस स्मिथ ज़ेबा के बारे में चिंता प्रकट कर रही थीं। उस दिन स्टाफ मीटिंग के सत्र में जूही का मन हुआ कि वो ज़ेबा से हुई बातचीत को एनी अदर बिजनेस के संदर्भ में रखे, पर कुछ सोचकर वो उसे गोल कर गई। अगले दिन जूही अपने कमरे में बैठी स्कूल रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तभी ज़ेबा उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, मिस, अम्मी ने कहलवाया है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी भी वक्त अस्पताल जा सकती हैं। अस्पताल जाने से पहले वो आपसे मिलना चाहती हैं। और जब तक वो ज़ेबा से कुछ और पूछती, वो भाग कर अपने दोस्तों में जा मिली। बस पल भर बाद ही खुली खिड़की से किसी बच्चे के चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाज़ आई। लगा आवाज़ ज़ेबा की है। उसने खिड़की से झांक कर देखा। यू कांट कैच मी। खेलते हुए ज़ेबा रपट कर गिर पड़ी थी। डिनर लेडीज़ और प्लेग्राउंड ड्यूटी पर तैनात टीचर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर ज़ेबा उनसे लीव मी अलोन और डोंट टच मी कहते हुए छटपटाती हुई जार जार रोती अपने दाहिने हाथ को सीने से लगाए चिल्ला रही थी। आई वॉन्ट मिस शामा, प्लीज़ कॉल मी मिस शामा। मिस शामा, मिस शामा, आई वॉन्ट यू। एक बच्चा भागा भागा जूही के पास आया और बोला, मिस शामा, ज़ेबा हैज़ फॉलन डाउन, शी इज़ क्राइंग फॉर यू। प्लीज़ प्लीज़ कम, अदरवाइज शी विल डाई, यू नो शी इज़ ब्लीडिंग एज वेल। बच्चा घबराया हुआ था। ओके कहते हुए जूही ने रिपोर्ट बुक को मेज की दराज में रखते हुए बच्चे से कहा, यू बेटर गो एंड रिपोर्ट इट टू मिस डेविड एंड आस्क हर टू कॉल एन एम्बुलेंस। इट लुक्स लाइक वी माइट हैव टू टेक ज़ेबा टू हॉस्पिटल। मिस, you rather hurry up. She is in lot of pain. She won't let anybody touch her. Okay, Harry, you do what you are told. I shall see what can I do. Tell me, did you push her? No, miss. It was an accident. We were playing You Can't Catch Me. कहते हुए हैरी डर कर रोने लगा। Okay, Harry, I am not blaming you. I have to know the fact before I can deal with her. You better rush to Miss Davis. जूही के पास आते ही ज़ेबा उसकी छाती से ऐसे चिपटी लिपटी जैसे कोई अरसे से भूखा प्यासा बच्चा माँ की छाती से चिपट कर दूध के लिए मुंह मारता हो। ज़ेबा टूटी हड्डी का दर्द भूलकर जूही से उसकी बेरुखी और नाराज़गी के गिले शिकवे उर्दू इंग्लिश में करने के साथ बोली, आई नो मिस, ये खुदा का कुफ्र मुझ पर गिरा है। मैंने फूफी अम्मा की बुरी बातों पर यकीन जो किया कि आप गंदी हैं, गोरे गंदे हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर माई द बेस्टेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। जूही ने उसे प्यार और ममता से सहलाते हुए कहा, मैं नाराज़ कहाँ हूँ ज़ेबा, मैं तो तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। देखो ना, तुमने मुझे पुकारा और मैं सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास चली आई। खुदा हम पे मेहर करता है, कुफ्र नहीं। बुरा वो होता है जो दूसरों को बुरा कहता है। तब तक एम्बुलेंस आ गई। मिस डेविस ने वक्त की नज़ाकत को पहचानते हुए कहा, मिस शामा, तुम ज़ेबा के साथ हॉस्पिटल चली जाओ, मैं ज़ेबा के माता पिता को सूचित करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी मज़हब। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और हाँ, हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।